इंटायर मॉडल आपके दिमाग में कहाँ से है? आपने कहाँ से सोचा कि मैं एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर टू किचन, ये आपके दिमाग में कैसे आया? बियर का प्लांट खोलेंगे दोस्त लोग और अपना ब्रांडिंग करेंगे और कहीं पे भी जाएंगे होर्डिंग में नाम होगा। द प्रोडक्ट इज मम्मी सर्टिफाइड। राइट। व्हाट इज दिस मम्मी सर्टिफाइड? मम्मी का ऐसा टाइम होता है कि शादी वादी का भी समय होता है। बिल्कुल। आप सोचते हो कि यार चलो कुछ आगे बढ़े लाइफ में, तो मेरे उस समय में वो सेटबैक्स आया। शार्क टैंक में हमने ये भी देखा कि आपका एक मारवाड़ी भोजनालय है देवघर में। राइट। और फिर ऐसा आया कि धीरे धीरे अल्टरनेट डेज में ऑर्डर आने लगे, आज छोड़ के फिर परसों, फिर ऐसे फिर रोज एक आने लगा। तो वहाँ से ना खुशी होने लगी। खुशी इस बात की थी कि मेरा ये ग्रीन टी का डब्बा किसी के घर में जा रहा है, किसी के किचन में जा रहा है, मुझे वो खुशी थी। अपार्ट फ्रॉम मम्मी सर्टिफाइड, व्हाट काइंड ऑफ अदर सर्टिफिकेशंस आर एक्चुअली रिक्वायर्ड? अच्छी बात यह रही कि पहले साल हम लोगों ने 23 लाख का रेवेन्यू किया था फर्स्ट ईयर। ओके। देहरादून से आपका क्या रिश्ता है? देहरादून एंड देन देवघर जहाँ यू राइट। आप वहाँ पे तो परिवर्तन है। आइडियल मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना जिद्दी भी हूँ थोड़ा। इतना भी नहीं था कि अगर मैं किसी को पिच करने क्लाइंट को जाऊँ तो मैं उसके लिए 3 घंटे वेट करूँ। राइट। अगर कोई मुझे बोल दे 2 घंटे बैठना है तो मैं नहीं बैठूंगा। उस टाइम पे ये डिसीजन लेना कि लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू और अपनी जर्नी शुरुआत करनी, क्योंकि मुझे ऐसा गिल्ट फील आया कि यार मैंने शुरू कर दिया है और मैं बीच में छोड़ के इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या है? मैंने कुछ मिस्टेक्स किए वायरल में, तभी मैंने वो छोड़ा भी। लेकिन मैं तो इसको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मानता हूँ कि वो जॉब नहीं जाती। वेलकम टू द चेंज मेकर शो। चेंज मेकर शो के शार्क टैंक सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं मित्रेश शर्मा। मित्रेश शर्मा को फाउंडर हैं फर्स्ट बड ऑर्गेनिक के। इन्होंने शार्क टैंक में अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करा एंड ही ऑल्सो गॉट फंडिंग फ्रॉम रितेश अग्रवाल। माँ का अचार, ये तो हम सब ने सुना है, शायद हम में से बहुत से लोगों ने खाया भी है। मित्रेश जी ने जो अपनी कंपनी की शुरुआत की, उनकी कंपनी में 100% प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उनकी खासियत है। बाकी की सारी बातें हम इस एपिसोड पे करेंगे, आप बने रहें। मित्रेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, आई एम गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। आज बहुत सारी बातें होगी, आपकी प्रोडक्ट के बारे में बातें होंगी और शार्क टैंक के बारे में बातें होंगी। हम अपनी यूथ जनरेशन को बताएंगे किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर किया जा सकता है। आपकी जर्नी बहुत ही कमाल की है, आपने बहुत कम फंड से शुरुआत की और आज आप बहुत अच्छा एक रोल मॉडल बने हुए हो मार्केट में। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर इंटायर सेशन, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ फर्स्ट बड ऑर्गेनिक। सर, ये फर्स्ट बड ऑर्गेनिक, ये नाम आपने ये क्यों चूज़ किया? जब मैंने शुरू किया था तो बेसिकली आई स्टार्टेड विद अ टी ब्रांड। ओके। आइडिया ये था कि मुझे एक टी ब्रांड बनाना है। ओके। तो जब आप टी का स्ट्रक्चर देखते हो, टी लीव्स का, तो 2 बर्ड होते हैं और 1 लीफ होता है। ओके। और फर्स्ट बर्ड का एक मतलब ये भी है, पहली कली। जो फर्स्ट बर्ड होता है, इट डिनोट्स रिफ्रेश, वो ताजगी, और इट्स ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ से फर्स्ट बर्ड आया। और जब हम लोगों ने टी की शुरुआत की थी हर्बल टीज़ में, तो हमारा कंसेप्ट ये भी था कि हम फर्स्ट कल्टीवेशन देंगे जो कि प्रीमियम क्वालिटी होता है। तो वहाँ से भी हमने फर्स्ट को चूज़ किया। ओके। तो फर्स्ट इज़ फॉर एवरीथिंग, आई थिंक वो ओरिजिन भी है और हमारे नाम के साथ बिल्कुल ब्लेंड करता है। ओके। आज हम ऑर्गेनिक, आज हम और भी कैटेगरीज में हैं, तो लेकिन हमने उस फिलॉसफी को मतलब मेंटेन रखा हुआ है, क्योंकि हम जिस भी कैटेगरी में जा रहे हैं, हनी हो, सुपर स्पाइसेस हो, वो फ्रेशनेस है, वो ओरिजिन है, सीधा फार्मर से ले रहे हैं, कोई भी मिडिलमैन हमारे पूरे प्रोक्यूरमेंट चेन में नहीं है। तो हमने वो जो ट्रेडिशनल आप बोलते हो प्रैक्टिसेस, उसको इंटैक्ट रखा है। फार्मर्स के साथ वेल कनेक्टेड है, उनको एक अच्छा फेयर प्रोड्यूस जाता है उनके प्रोडक्ट्स का, रॉ मटेरियल्स का, और हम इंश्योर करते हैं उनको अच्छी प्राइसिंग दें और कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी दें। और बीच में जो मिडिल मैन है उसको हमने ओमिट किया हुआ है अपने पूरे साइकिल में। ओके। ये इंटायर मॉडल आपके दिमाग में कहाँ से है? आपने कहाँ से सोचा कि मैं एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर टू किचन, ये आपके दिमाग में कैसे आया? मैं आपको थोड़ा बैकड्रॉप में ले जाता हूँ। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो डिजिटल मार्केटिंग में है। मैं एक साउथ कोरियन मार्केटिंग एजेंसी थी दिल्ली में, सो आई यूज्ड टू वर्क देयर। और 2-2.5 साल मैंने काम किया, काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से। तो उस वक्त 2009-11 में आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग बहुत नया था इंडिया के लिए। 2014 के बाद थोड़ा मेन स्ट्रीम हुआ है, जब मोदी जी इलेक्शन, आप देखोगे सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो उस वक्त मतलब काफ़ी कुछ सीखा है वहाँ से। फिर क्या हुआ, वो कंपनी अचानक से इंडिया में उन्होंने अपने ऑफिस बंद कर दिया। और बेसिकली आप बोल सकते हो कि मैं ज़ीरो पे बैक टू ज़ीरो हो गया था, क्योंकि जॉब चली गई थी। और जॉब तो फिर भी मिल जाती, लेकिन मैंने ये सोचा था कि नहीं, मतलब कुछ अपना करते हैं अब। क्योंकि जब मैंने अपने ऑफिस में बाकी लोगों को देखा जो मुझसे बड़े थे उस वक्त, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मुझे अब बिजनेस ही करना है। और तो मेरे कलीग थे, कुछ टीममेट्स थे, मैंने उनसे बात की
और हम लोगों ने सेम काम जो काम वो करते थे, हम लोगों ने एक छोटा ऑफिस लिया, हाँ, ओखला फेज़ 1 में, और बहुत ही छोटा ऑफिस, 3 लोग थे हम लोग, 3 फ्रेंड्स थे या 3 टीममेट्स थे, इस तरह हम लोगों ने शुरुआत की। जब वो कंपनी इंडिया से जा रही थी, हम लोगों ने लैपटॉप भी सेकंड हैंड उनसे लिए, कुछ फर्नीचर भी सेकंड हैंड उनसे लिए, क्योंकि एनी हाउ वो तो जा ही रहे थे। वो हमारा एक बेसिक इंफ्रा बन गया। That is your first business model? Yes, that was my first business model. तो वहाँ पे वो बिजनेस भी मैंने 2 साल चलाया है। तो आप बोल सकते हो कि वो स्किल था मेरे अंदर, मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का। मुझे हमेशा फील होता था कि सेल्स की कमी है मेरे अंदर, ऑफलाइन सेल्स की। लेकिन जब खुद का बिजनेस शुरू किया तो क्लाइंट पिचिंग भी किया हम लोगों ने, और काफ़ी क्लाइंट्स लेके भी आए अपने बिजनेस के लिए, तो वहाँ से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मोटिवेशन आया। अब आइडिया ये था ना कि मेरा प्लान ये था कि मुझे फिजिकल प्रोडक्ट चाहिए बेचने के लिए। ऑनलाइन स्किल्स आ गई थोड़ी बहुत, अब एक फिजिकल प्रोडक्ट होगा तो क्या होता है कि कभी कभी बीइंग ए मार्केटिंग एजेंसी, आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते क्लाइंट्स के लिए। तो जब खुद का ब्रांड होता है, आपके पास वो रूम होता है, फ्री होते हो। और सेकेंड ये भी था कि जब हम लोग ये काम कर रहे थे, कंपनी का नाम वायरल वेव था, हाँ, वायरल वेव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो बहुत थॉट प्रोसेस के बाद वो नाम भी रखा हम लोगों ने, और उसका टैगलाइन था ब्रांड एड फॉर योर बिजनेस। फिर से रिपीट करेंगे, ब्रांड एड फॉर योर बिजनेस। ब्रांड एड होता है ना, तो ब्रांड एड। 2 साल के बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि मॉनिटरली हम लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। ऑलराइट। पहला बिजनेस था, कुछ मिस्टेक्स किए थे मैंने, जैसे कि टीम साइज बहुत बड़ी कर दी थी, ऑफिस ले लिया, फिक्स कॉस्ट था, अपना रेंटल था, तो आई थिंक वो ना मुश्किल था सर्वाइव कर पाना। बिल्कुल। 2 साल के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं क्विट करता हूँ, और जो मैंने ये प्लान किया था कि बेचना है कुछ, इस पे काम करता हूँ। हालांकि टाइम लगा, तो यहाँ से मेरा बेस बना फर्स्ट बट का। हालांकि पता नहीं था कि क्या करना है, बेचना क्या है। तो आइडियली आई स्टार्टेड विद फिगरिंग आउट कि मुझे करना क्या है। इस बीच में आई थिंक आई वेंट टू XLRE जमशेदपुर, एक कोर्स था, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू देने गया, सिलेक्शन हो गया। वो कोर्स के बाद भी फिर मैं उस वक्त ना काफ़ी NGO से मिला भी उस बीच में, जो रूरल एरियाज़ में काम करते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उस वक्त मुझे थोड़ा क्लियर हो गया था कि मुझे करना यही है, मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं, उसको ऑनलाइन सेल करना है, लेकिन करना कौन सा प्रोडक्ट बेचना है वो क्लियर नहीं था। और फिर मैं कोर्स के बाद अपने घर आया, ऑलमोस्ट 6 महीने में खाली था, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया उस टाइम, जॉबलेस बोल सकते हो आप। काफ़ी सारे आइडियाज़ घर वालों से भी आए कि आप ये कर लो। स्टोरी आप बता रहे हैं जब आपने वायरल वेव स्टार्ट किया उसके बाद राइट। तो फिर से सजेशन आया मेरी सिस्टर का ही कि आप अमेज़ॉन में क्यों नहीं कर रहे हो सेल, आप वहाँ पे करो। और अब प्रॉब्लम ये था कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ना वो पिन कोड एक्टिव नहीं था, आप वहाँ से सेल नहीं कर सकते वो पिकअप के लिए। तो आइडियली आई नीड टू मूव टू मेट्रो सिटी। तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मैं काफ़ी वेंडर से मिला, जो शू के, कपड़ों के। मुझे लगा कि मतलब मैं उस कैटेगरी को समझता नहीं हूँ, मैं शायद मुझे उसमें जाना भी नहीं चाहिए। और थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया था, ये भी पता लगा रिटर्न्स काफ़ी हाई होते हैं क्लोथिंग में और शूज़ में। तो मैंने बोला नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। So when you started to start this business, आपको जब दिमाग में ये चीज़ें आई थी, आपकी प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं था। राइट। आपका ऐसा था कि करना है, वर्क समथिंग इन टेक्सटाइल और मे बी शू, किसी भी चीज़ों में ऑफलाइन मार्केट में आना है। राइट। ओके, ऑनलाइन करना है, बस करना है। और इस वक्त ये टाइम ऐसा था कि जब आप 6 महीने जॉबलेस हो और ये हो, तो थोड़ा फिटनेस में भी आ गया था खुद को मोटिवेट करने के लिए। तो आई यूज्ड टू कंज्यूम अ लॉट, ग्रीन टी मैं बहुत पीता था, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था उस टाइम। तब मुझे थोड़ा आ गया, नहीं यार तुलसी ग्रीन टी करते हैं। और इस बीच में मैंने ट्रैवल भी बहुत किया है, मैं उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट वगैरह, काफ़ी सारे फार्मर से मिला हूँ मैं। तो मुझे ना उत्तराखंड में अच्छी सोर्सिंग मिल गई। मैंने देखा वहाँ पे तुलसी की अच्छी खेती हो रही है, और तब मुझे क्लिक किया मेरा पहला जो प्रोडक्ट होगा तुलसी ग्रीन टी होगा। लेकिन अब करे कैसे ये नहीं पता था। तो इस बीच में मैं काफ़ी सारे वेंडर से मिला, मैन्युफैक्चरर से मिला, कुछ फार्मूलेशंस भी बनवाए मैंने, काफ़ी सारे टी टेस्टर से भी मिला। तो मैंने बेसिकली कुछ फार्मूलेशन बनवाए और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको मैंने बांटा फीडबैक के लिए कि ये कैसा है। उस बीच में मैंने एक छोटा सा सर्वे भी, जो मेरे कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, 500-1000 लोग, सबको मैंने एक फॉर्म दिया, गूगल फॉर्म बना के। और मैंने उनसे ये पूछा कि आप टी क्यों पीना चाहते हो, हर्बल टी का पर्पस क्या है, आपके लिए क्या है। तो हमें बेसिकली जो 3 टॉप रीजन्स थे वो आया कि इम्यूनिटी, वेट लॉस और रिफ्रेशमेंट। तो मैंने यहाँ से अपने 3 प्रोडक्ट निकाले। इम्यूनिटी के लिए तुलसी ग्रीन टी, वेट लॉस के लिए स्लिम टी, और रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोगों ने एक ब्लेंड बनाया मिंट और लेमन ग्रास का। तो ये मेरा सॉर्टेड हो गया कि ये 3 प्रोडक्ट तो बनाने हैं। तो आपके दोस्त आपके प्राइमरी कस्टमर थे? राइट। दोस्त, फैमिली, कलीग्स, सब कुछ, जो जितने भी कनेक्शंस थे, फैकल्टीज, टीचर्स। और फिर मैंने इन तीनों के फॉर्मुलेशन सैंपल्स बनवाए और सबको बांटा मैंने। फीडबैक अच्छा आया, काफ़ी अच्छा आया। तो लोग पूछने लगे ये आएगा कब अब,
तो यहाँ से नेक्स्ट फेज आता है पैकेजिंग का। आइडिया नहीं था कि कैसे पैक होगा, तो बेसिकली हम लोग टिन बॉक्सेस में गए, और ये थर्ड पार्टी कराया इनिशियली, क्योंकि थोड़ा इजी भी था, क्योंकि हमें नॉलेज भी नहीं था, और आइडिया ये था कि थोड़ा अपना टाइम हम उस पर लगाएंगे, हमें पता तो होना चाहिए कि हम बेच पा रहे हैं या नहीं। तो मेरा जो पहला बैच साइज था आई थिंक 500 बॉक्सेस का था, और जब वो बॉक्स में बनवा के घर पे लाया तो कुछ ऐसे फीडबैक्स भी थे दोस्तों के, उन्होंने ही बोला कि इसमें से 100 भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो एक डिमोटिवेशन आया कि यार 100 और 500 देख के लगता था कि यार कब निकलेगा ये। इस तरह शुरू किया, अमेज़ॉन पे लिस्ट किया। शुरू के 1 महीने आई डोंट थिंक कि ऑर्डर भी आया होगा, जो भी किया होगा जान पहचान वालों ने किया होगा थोड़ा बहुत। और फिर ऐसा आया कि धीरे धीरे अल्टरनेट डेज में ऑर्डर आने लगे, आज छोड़ के फिर परसों, फिर ऐसे फिर रोज एक आने लगा। तो वहाँ से ना खुशी होने लगी। खुशी इस बात की थी कि मेरा ये ग्रीन टी का डब्बा किसी के घर में जा रहा है, किसी के किचन में जा रहा है, मुझे वो खुशी थी। मतलब आई वॉज हैप्पी। मैं वो सोच के मैं उस वक्त प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं कर रहा था। मेरा आइडिया था कि पहले मैं इसको ये 500 निकाल दूँ, क्योंकि प्रॉफिट लॉस आप बाद में कर सकते हो, स्केल जब आप करोगे। उस छोटे बैच साइज में मैं क्या कैलकुलेशन करूँ, आइडिया था कि मुझे करना है। पैसे भी बहुत कम थे, आई थिंक 1.5-2 लाख से शुरू किया था, और मार्केटिंग बजट भी नहीं था, क्योंकि मैं जॉब में तो था ही नहीं। किसी तरह फैमिली फ्रेंड्स से महीने के 8-10 हज़ार रुपये जो भी पैसे आते थे इसी में लगाते थे हम लोग, और 10 हज़ार का एक छोटा सा बजट रखा था मैंने। उसका छोटा सा कुछ इंस्टा पे ऐड कर दिया, कभी अमेज़ॉन पे ऐड कर दिया, इस तरह कर करके 6 महीने 1 साल खींचा है उसको, बहुत ही कम बजट में। और अच्छी बात ये रही कि पहले साल हम लोगों ने 23 लाख का रेवेन्यू किया था फर्स्ट ईयर। और कोई लोन नहीं लिया था उस साल, उसी पैसे से किया। वो 1.5-2 लाख को ही 23 लाख तक लेके गए। हाँ, ये था कि बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं थी, क्योंकि वो हमें वो रोटेट करना पड़ता था। उसी पैसे को बिजनेस में लगाना है, इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस है, आपको सामान खरीदना है, स्केल करना है। अगले साल हम लोग 46 पे गए, 46 पे। इस तरह बिजनेस बढ़ता गया। मैंने और प्रोडक्ट्स ऐड किए। आइडिया था कि चलो टी बेच रहा हूँ, हर्बल टी एक हेल्थ कैटेगरी में आता है। लोग सुबह सुबह ग्रीन टी के साथ शहद भी लेते हैं, शहद में आते हैं। फिर इस तरह ऑर्गेनिक हनी में आए हम लोग। वो मेरे लिए गेम चेंजर हो गया। मेरा हनी उस समय मुझे याद है कि आई थिंक टॉप 15 टॉप 10 में आता था अमेज़ॉन पे रैंकिंग्स में, और हनी से मेरा एक्चुअली बिजनेस चल पड़ा। बहुत ही प्रेज मिला। और हनी में भी ये कैसा कि शुरू में जब मैंने हनी लिस्ट किया था अमेज़ॉन में, मैंने 3 दिन के बाद, 3 यानी आई थिंक 7-8 डेज़ के बाद मैंने उसको हटा भी दिया था। अच्छा। क्योंकि किसी का बहुत ही गंदा रिव्यू आया था, वो हनी जम गया और फोटो वोटो डाल दिया। और मैं भी बिल्कुल नया था, मतलब उस फील्ड में मैं कॉन्शियस हो गया। मैंने बोला यार हटाओ, जबकि मुझे पता था, मैं आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट जहाँ से सोर्सिंग हो रही है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर बीइंग ए कंज्यूमर, शायद मैं भी वैसे ही करता। एक बहुत बड़ा मिथ है कंज्यूमर्स में कि हनी जम जाए तो हनी खराब है। ऐसा होता नहीं है, हनी जमेगा ही जमेगा। क्योंकि हनी आपका प्रोडक्ट खराब नहीं था, बट लोगों ने उस पर गलत रिव्यूज डाले बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ, आई कुड से। हाँ, देखो अब ऑनलाइन आई थिंक सब फ्री है। आई मीन अगर मुझे भी शायद वो आता, मुझे पता नहीं था, मैं भी वैसे ही डालता, वैसी चीज़ें डालता, क्योंकि मैं उस वक्त मैं खुद नया था। और मुझे लगा कि मैं गलत जगह चला गया। मैंने और स्टडी किया, और वेंडर से मिला, और फार्मर लोगों से मिला। तो समझ में आया नहीं सही है, हनी ऐसा ही होता है। क्योंकि हनी क्या है, केमिकली सुक्रोज फ्रुक्टोज है, वो जमेगा ही जमेगा। और जो मेरी सोर्सिंग थी बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी वो, क्योंकि वो एक्सपोर्ट भी जा रहा था, मुझे पता था। तो फिर मैंने उसको दोबारा लिस्ट किया, और कंज्यूमर्स को हम लोगों ने कॉल करके समझाया। 1 साल के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, वो कंज्यूमर ऐसे थे, वो कॉल करके बोलते थे सर अभी तक जमा नहीं है, कब जमेगा। उल्टा हुआ है फिर। तो यहाँ से मतलब चलना स्टार्ट हुआ। लकीली हम लोग और किसान लोगों से मिले, कनेक्ट हुए नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ से मेरा हीरो प्रोडक्ट है SKU लाकाडोंग टर्मरिक आया। और वो आज भी बेस्ट सेलर है अमेज़ॉन पे। आप देखोगे, आप सर्च करोगे तो लाकाडोंग टर्मरिक एक टर्मरिक ऐसा वैरायटी है जिसमें करक्यूमिन कंटेंट बहुत ही हाई होता है। 7-8% से ऊपर होता है। और हम लोग भी बोलते हैं कि हमारे में 8%, 5 से 8 से ऊपर है। और टर्मरिक के सारे बेनिफिट ही करक्यूमिन कंटेंट की वजह से होते हैं। और हम लोगों ने काफ़ी काम भी किया है उसमें। बहुत ही छोटे स्केल से शुरू किया था वो भी, जो हमारे साथ एसोसिएटेड है फार्मर्स। पहला हमारा प्रोक्योरमेंट 200-300 किलो का ही था। आज मंथली बेसिस पे हम लोग 1000 kgs में लेते हैं उनसे। और तो बेसिकली मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हम जिससे भी एसोसिएटेड है, हमारे जो भी फार्मर्स हैं, जो भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जो भी हमारे वेंडर्स हैं, वो भी हमारे जैसे ही हैं। उन्होंने बहुत छोटे लेवल से शुरू किया, और हमारे साथ उनकी भी ग्रोथ हुई है।
तो आप बोल सकते हो इस तरह हम लोगों ने ना छोटे रूरल एरियाज़ में, नॉर्थ ईस्ट में, पहाड़ी क्षेत्रों में माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स भी क्रिएट किए हैं। मैं ये नहीं बोलता कि मैंने क्रिएट किए हैं, हमारे कस्टमर्स ने क्रिएट किया है। बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वो डिमांड आया, तो हमारे कस्टमर्स की वजह से मेरा ब्रांड भी क्रिएट हुआ और उसके वजह से ये भी क्रिएट हुआ। तो ऑल थैंक्स टू माई कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, जिनके वजह से ये एक्चुअली हो पा रहा है आज भी। और इस तरह हम लोग और रिसर्च करते गए और क्या लाएं, तो धीरे धीरे और SKUs ऐड हुए, बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी किए हम लोगों ने। बीच में कोविड आया तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी और लाए थे, एप्पल साइडर विनेगर और ये वो, कुछ मिस्टेक्स भी किए, बहुत सारे प्रोडक्ट हटाए भी समय के साथ। क्योंकि कभी कभी पायलट करते हैं कि चलो ठीक है 2-3 लेके आते हैं, एक चलेगा 2 नहीं चलेगा, हटा देंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी करना होता है कभी कभी। तो ये हिट एंड ट्रायल भी बहुत किया है। पैकेजिंग में भी बहुत हिट एंड ट्रायल किया है। तो ऐसे करते करते मतलब मैं बोलूँगा कि मुझे 6-7 साल लगा है। बहुत ही मैंने स्लोली बिल्ड किया है, इसको मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैंने बहुत ही पेशेंटली बिल्ड किया है। जिस अमाउंट से मैंने शुरू किया है, आई थिंक उस अमाउंट से शुरू करना और सस्टेन करना भी बड़ी बात थी। काफ़ी समय तक तो मैंने कोई डेट लिया ही नहीं था, लोन और ये सब, मतलब बहुत ही समय तक और बहुत ही लंबे समय तक सब कुछ मैं ही था। आप बोल दो कि कस्टमर सपोर्ट भी मैं था, सब कुछ आप वेंडर्स से बात भी मैं कर रहा था। और शुरू में तो थर्ड पार्टी कर रहे थे, बाद में ऐसा फेस भी आया कि खुद से पैकिंग करना होता था। तो मैं बैठा हूँ, मम्मी बैठी है, वाइफ बैठी है और हम लोग खुद से पैक कर रहे हैं, ऑर्डर भी खुद से पैक कर रहे हैं। धीरे धीरे और भी मैन पावर आते गए, फिर आते गए, लेकिन लंबे समय तक काफ़ी कुछ मतलब मैंने ही किया है। मेरे और हेल्प मिला है मुझे फैमिलीज़ का। और लेकिन आप बोल सकते हो कि मतलब जो भी ब्रेन वाला जितना भी पार्ट है, मार्केटिंग का, ब्रांडिंग का, कंटेंट वाइज सब कुछ काफ़ी लंबे समय तक खुद किया है। और शायद आज भी काफ़ी सारे ऐसे करने पड़ते हैं। तो आप बोल सकते हो कि 1 मैन आर्मी वाला भी काफ़ी लंबे समय तक वो पार्ट रहा है, जो कि अच्छा है भी और नहीं भी। अच्छा इसलिए नहीं है कि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे समझ में भी आया। वो धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को इम्प्रूव भी किया है। बिल्कुल। और एक अच्छी बात यह कि हम लोगों ने फीडबैक को बहुत ही सीरियसली लिया कंज्यूमर्स के। जो भी हमें फीडबैक्स आए हैं, जब भी कभी भी आए हैं, चाहे वो टेस्ट को लेके हो, चाहे वो प्रोडक्ट के कलर्स को लेके हो, चाहे वो पैकेजिंग को लेके हो, तो उसको एक्चुअली इम्प्रूव किया है हम लोगों ने। शुरू में तो हम लोग कॉल करके पूछते भी थे, बाद में ऐसा हुआ कि हमें इतना डाटा का एक्सेस नहीं होता कभी कभी। जब आप मार्केट प्लेस पर सेल करते हो, नंबर्स नहीं मिलते, लेकिन शुरू में मिलते थे, तो हम लोग बहुत ही अग्रेसिवली कॉल करते थे, पूछते थे, एक ऑनेस्ट फीडबैक लेते थे। आइडिया यही नहीं था कि हमें ये जानना था कि हमारा मतलब कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट लग कैसा रहा है, उनका फीडबैक क्या है और हम क्या अच्छा कर सकते हैं, और अगर अच्छा है तो क्या अच्छा है। तो आई थिंक वो बहुत ही क्रूशियल था हमारे लिए। उससे हम लोगों ने काफ़ी सारे कुछ अच्छे फीडबैक भी आए कि साइजेस आप जैसे पिकल है, हम लोगों ने पिकल 250 ग्राम का किया था, तो कस्टमर्स क्या है इसको बड़ा साइज क्यों नहीं करते हो, ये तो तुरंत खत्म हो जाता है, हाफ kg करो, 1 किलो करो। स्टीविया के लिए भी ऐसे आया कि आप स्टीविया के मल्टीपल पैक्स क्यों नहीं ला रहे हो, टैबलेट्स क्यों नहीं ला रहे हो। तो मतलब बहुत सारे ऑनेस्ट फीडबैक है जहाँ पे हमें लगा कि नहीं यार ये सही कह रहे हैं, इनका यूसेज है, क्योंकि आपको उनका यूसेज पैटर्न भी समझना पड़ेगा। आई बिलीव फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। और लेकिन ये भी है कि फीडबैक सही होना चाहिए। आप कभी कभी रॉन्ग फीडबैक पे भी काम करो, वो भी गलत हो सकता है। तो हम लोग बेसिकली एक पैटर्न फॉलो करते हैं आज भी। हम देखते हैं कि हम मेजरली फीडबैक किस चीज़ को लेके आ रहा है, जो ट्रेंड किस चीज़ पे है, उसको तो 100% ही इम्प्रूव करते हैं। देखते हैं कि ये इम्प्रूव होना चाहिए। कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, और हाँ कुछ ऐसे कंज्यूमर्स भी होते हैं जो कि ना कभी कभी बहुत ही एग्रेसिवली कंप्लेन करते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, या सेटिस्फाई नहीं होते किसी भी कारण से। हो सकता है शिपमेंट गया, टूट गया, जहाँ पे मिस्टेक कभी कभी हमारी भी नहीं होती, डिलीवरी पार्टनर से मिस हैंडल भी होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि वो कस्टमर आपके सबसे अच्छे कस्टमर होते हैं। अगर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, बात करो, वो सबसे लॉयल कस्टमर होते हैं, फिर वो कहीं नहीं जाते। तो वैसे कंज्यूमर्स को तो हम लोग तुरंत ही रीच आउट करते हैं, और लिटरली वो भी हमारी बात समझते हैं, अच्छा फीडबैक भी देते हैं, रिव्यू भी देते हैं, और काफ़ी लॉयल। ऐसे कंज्यूमर्स है 4 साल 5 साल हो गए कंटिन्यूसली लेते हैं। नाम भी याद है मेरा, जो तुलसी ग्रीन टी मेरा हिट हुआ एक हमारे कस्टमर थे, ऑस्कर नाम है उनका, केरला से। वो तुलसी ग्रीन टी बहुत लेते थे। उनका अमेजोन पे रिव्यू भी होगा, आई थिंक उनके रिव्यू की वजह से हिट हुआ था ये। अच्छा। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया था, बहुत ही अच्छा दिया था। और वो कहते थे कि ऐसा ये ब्लेंड तो मैंने कहीं लिया ही नहीं है, जो कमर्शियली अवेलेबल है, ये ब्लेंड कभी नहीं लिया है। और वो कॉल कर करके बोलते थे कि हमें मतलब मुझे आप ये डिस्पैच करा दो। तो इनिशियल डेज में मतलब वैसे 1-to-1 टच भी था बहुत अच्छा कस्टमर से, और काफ़ी लंबे समय तक भी था। मित्रेश भाई, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज आपने जैसा भी बताया कि आपने स्टार्टिंग में जॉब करी,
फिर यू स्टार्टेड योर फर्स्ट बिजनेस, जो फर्स्ट बिजनेस था आपका दैट इज इनटू डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। राइट। समहाउ वो भी 2 साल के बाद बहुत अच्छा नहीं चल पाया। राइट। फिर आप अप्रॉक्सीमेट फॉर 6 मंथ्स आप बिल्कुल खाली बैठे हुए थे। राइट। राइट। तो अगर मैं बात करूं बैक 3-4 years बिफोर यू स्टार्टेड दिस बिजनेस मॉडल, फर्स्ट वर्ड, उससे पहले बहुत स्ट्रगलिंग टाइम मैं कह सकता हूँ आपका था वो। आप कह सकते हो कि वो उसके पहले वाला, हाँ, जब मेरी जॉब गई, क्योंकि वो जॉब ऐसी थी कि मैं अपने लाइफ में ना बिल्कुल कंटेंट था। आज मैं जो इंसान हूँ बिल्कुल उल्टा हूँ उसका। आपने शायद मुझे 8 साल पहले देखा होता, तो बहुत ही अलग था मैं। शॉर्ट टेम्पर था, पेशेंस नहीं था, इतना भी नहीं था कि अगर मैं किसी को पिच करने क्लाइंट को जाऊँ तो मैं उसके लिए 3 घंटे वेट करूँ। अगर कोई मुझे बोल दे 2 घंटे बैठना है तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा। मुझे लगता था, वो आता था कि मैं बैठूंगा। ये प्रॉब्लम थी। और आज उल्टा है। मॉनेटरी वाइज सेविंग बिल्कुल नहीं होती थी, करता ही नहीं था। मतलब वो मेरा वीकेंड में चला जाता था सब कुछ। आज ऐसा इंसान हूँ कि अगर आप मुझे 10,000 भी दो, आई थिंक आई कैन सस्टेन फॉर 2 months। वो चेंज आया, फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छा हुआ, डिसीजन मेकिंग बहुत 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 इंप्रूव हुआ है। वो इनिशियल फेज तो बहुत ही टफ था। आई मीन वो जॉब जाने के बाद जब शुरू किया, क्योंकि वो ऐसा फेज होता है कि आपकी फैमिली की भी कुछ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है आपसे। जब आप कॉलेज से निकलते हो, चलो जॉब है, और ऐसा टाइम होता है कि शादी वादी का भी समय होता है। आप सोचते हो कि यार चलो कुछ आगे बढ़े लाइफ में। तो मेरे उस समय में वो सेटबैक्स आया, लेकिन मैं तो इसको बहुत ही अच्छी, मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी मानता हूँ कि वो जॉब नहीं जाती तो मैं वायरल वेब शुरू नहीं करता, वायरल वेब नहीं छोड़ता तो फर्स्ट बर्ड शुरू नहीं होता। तो मेरे केस में तो वो सारा कनेक्शन डॉट कनेक्टेड है। जनरली ऐसे टफ टाइम पे लोग, कोई भी, मैं एक जेनरिक किसी भी बंदे की बात करूं, तो वो उस टाइम पे जॉब देखने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग फैमिली प्रेशर्स है, घर से प्रेशर्स है, इवन रिलेटिव्स के भी प्रेशर्स हैं, फ्रेंड्स के भी प्रेशर्स होते हैं। भाई तू काम नहीं कर रहा, तेरे को जॉब नहीं मिल रही अब तक, ऐसे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पे ये डिसीजन लेना कि लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू और अपनी जर्नी शुरुआत करनी, आई कुड से एंटरप्रेन्योर बनना, उस टाइम पे थोड़ा सा टफ मैं कह सकता हूँ। टफ बहुत था। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये थी, जब मैं अपनी पहले जॉब में भी था ना, तो मुझे पापा का हमेशा कॉल आता था जब भी बात होती थी, और वो ये बोलते थे क्या होगा इतने से, मतलब अपना कर लो, कुछ घर आ जाओ, कुछ फ्रेंचाइज ले लो, ये खोल लो, और या तो बिजनेस ज्वाइन कर लो। और जब मैं वो जॉब गई और जब मैंने उनको बोला कि मैं अपना खुद का ये मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहा हूँ, वो बहुत खुश थे। उनको लगा कि लिटरली बहुत खुश थे वो। तो यहाँ पे फैमिली सपोर्ट था, मतलब मेरे केस में तो हमेशा है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे लाइफ में, और अभी भी है। कभी ये नहीं बोला गया कि तुम ये क्या कर रहे हो, सबसे बड़ा हूँ मैं, मेरे बाद तो और भी 3 है। वो लोग अच्छा ही कर रहे थे काफ़ी टाइम से। मुझे कभी ऐसा टोका नहीं गया ये एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहा है। और जहाँ तक जॉब की बात है, उस जॉब से मैं हट तो हुआ था, क्योंकि मैं अपने लाइफ में बहुत कॉन्टेंट था। और मैंने ट्राई तो नहीं किया ऐसे बहुत, लेकिन एक जॉब का मुझे ऑफर भी आया। मैं मेट्रो में बैठ के, गुड़गांव में इंटरव्यू भी था। मैं सिकंदरपुर में उतरा हूँ, उतर के मैंने प्लेटफॉर्म चेंज किया और वापस चला गया। मैं इंटरव्यू देने नहीं गया। अच्छा, ये वायरल वेब की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा गिल्ट फील आया कि यार मैंने शुरू कर दिया है और मैं बीच में छोड़ के इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, जो सही नहीं है। मैंने फिर नहीं किया। और फिर ऐसा होता है कि आई थिंक जब आप इतना बिजनेस में घुस चुके होते हो, जब आप कर चुके होते हो ना, तो अंदर से फीलिंग नहीं आती फिर जॉब की, क्योंकि आपको ऐसा लगता है नहीं अपना ही कुछ करूँ। क्योंकि जॉब में भी ऐसा, मैं ये नहीं बोलता कि जॉब ख़राब है, जॉब भी अच्छी है। मतलब आप जिसमें खुश हो वो आपके लिए अच्छा है। बिजनेस में भी स्ट्रेस है, जॉब में भी स्ट्रेस है, लेकिन आपको चूज़ करना है कि आपको करना क्या है। तो वो पॉइंट थोड़ा टफ तो था मेरे लिए, मतलब क्योंकि आप देखो ना, सैलरी में जब आप जॉब में होते हो, हर महीने आपको एक फिक्स सैलरी आती है, तनख्वाह आती है, 30 तारीख 1 तारीख, आप खुश हो जाते हो। मेरे लाइफ से वो चला गया था। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि अगला वो क्रेडिट कब आएगा, कब बैलेंस आएगा। एक्सपेंसेस आर देयर, एक्सपेंसेस तो होते ही हैं फिक्स, क्योंकि आप घर से बाहर हो, आप कुछ भी करोगे आपको पैसे चाहिए। आप कहीं जा भी रहे हो तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो वो पॉइंट तो लिटरली बहुत टफ था। फैमिली ने सपोर्ट किया है मुझे उस फेज में। हमने शार्क टैंक पे देखा है, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया है। एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन यू यूज द वर्ड द प्रोडक्ट इज मम्मी सर्टिफाइड। राइट। व्हाट इज दिस मम्मी सर्टिफाइड? मम्मी का बहुत बड़ा रोल है मेरे बिजनेस में, और एक ब्लेसिंग भी आप बोल सकते हो। बिल्कुल। तो जब मेरे 3-4 SKU ऐड हो गए थे, अगला मेरा SKU मैंगो पिकल का आता है। पिकल्स जो अचार, तो पिकल का ये सीन था कि बचपन से हमारे घर में, ऑलमोस्ट सबके घर में बनता ही है। लेकिन जब भी मैं कॉलेज में लेके जाता था अपने दोस्तों को या फिर अपने टीचर्स को खिलाता था, वो बहुत ही तारीफ़ करते थे। अच्छा। और तो मुझे हमेशा बचपन में, जब मैं छोटा था ना, तो हम एक सपना होता था कि यार इसका ना कुछ मतलब ब्रांड बनाते हैं, लेकिन पता नहीं था कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा। पता था घर में अचार बनता है और अच्छा बनता था, ऐसा नहीं कि छोटा क्वांटिटी 100-200 किलो तब बनता था उस टाइम पे। हाँ, क्योंकि पापा का भी खाने का काम था, तो कभी कभी पापा भी थोड़ा एक्स्ट्रा बनवाते थे, 500-1000 किलो भी बनवाते थे।
तो ऐसा लगता था इसको ना फॉर्मल ब्रांडिंग करके करो, लेकिन समझ में नहीं आता था कैसा होगा, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था। हाँ बिल्कुल। तो जब ये फर्स्ट बर्ड शुरू हुआ ना, तब मुझे लगा ये तो अच्छा हो गया, मतलब मम्मी का अचार भी आ सकता है इसमें। तो इनिशियली भी आई थिंक पहले साल हम लोग ने 100 किलो बनाया था, 100 या 200 किलो। और चाय मसाला भी बना, चाय मसाला तो घर में ही बना था पूरा, दोनों घर में ही। एक छोटा बैच साइज बना था और हम लोगों ने अमेजोन पे लिस्ट किया। नाम दिया था राजस्थानी मैंगो पिकल होममेड। अच्छा। राजस्थानी इसलिए कि वो ब्लेंड, हमारा जो बैकग्राउंड है, हम लोग बेसिकली मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो टेस्ट और आप बोल सकते हो कि उस चीज़ को हाईलाइट किया वहाँ पे, और वो काफ़ी हिट रहा हमारे लिए। अगले साल 1000 किलो बनना शुरू हो गया, फिर 1500, फिर 2000 किलो, इस तरह वो शुरू हुआ। तो यहाँ पे मम्मी का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि वो सारा रेसिपी फॉर्मुलेशन उनके हाथ में ही है। बहुत ही नेचुरल तरीके से बनता है। हम लोग कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते उसमें, इवन क्लास 2 भी ऐड नहीं करते, और वो खराब भी नहीं होता। That is why this is Mummy certified. Right. Okay. Apart from Mummy certified, what kind of other certifications are actually required in terms of your business? अगर आप हमारी कैटेगरी में आ रहे हो फूड बिजनेस में, एक तो आपके पास बेसिक है फूड लाइसेंस होना चाहिए, फसाई। उसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन से कर सकते हो। अगर आप पैकर हो, आप एक रीपैकर का लाइसेंस ले सकते हो। आपको मार्केटियर का लेना है, आप उसका ले सकते हो। आप खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप मैन्युफैक्चरर का ले सकते हो। कुछ स्लैब्स हैं ऐसे, आपको अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के टाइप के अकॉर्डिंग आप ये लाइसेंसेस ले सकते हो। बहुत ही बेसिक प्रोसेस है। आप फॉस्कोस की वेबसाइट पे जाओ, रजिस्टर करो, अप्लाई करो। आपका चेकिंग फूड इंस्पेक्टर आएंगे, वो चेक करेंगे, ऑडिट जो भी उनका पार्ट है, और आपको इशू हो जाता है। आई थिंक अब तो बेसिक सारा ऑनलाइन ही हो गया है, बहुत ईजी है, इसलिए आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी एजेंसीज, अगर आप खुद से नहीं कर रहे, आप एजेंसीज के थ्रू भी करा सकते हो। ओके। शार्क टैंक में हमने ये भी देखा कि आपका एक मारवाड़ी भोजनालय है देवघर में। राइट। देवघर 12 ज्योतिर्लिंग, शिव ज्योतिर्लिंग में एक काउंट किया जाता है। क्या आप वहीं से बिलोंग करते हैं? मेरा जन्म देवघर में ही हुआ है। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है 10th तक, वो भी देवघर में हुई है। तो बीइंग फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, वो हमेशा से एस्पिरेशन होता था कि कुछ करना है, बाहर जाना है। और हमेशा से मैंने पापा को बिजनेस में देखा है, वो स्ट्रगल देखा है, वो हार्डवर्क देखा है। और मतलब इनिशियली तो मैं भागता था उस चीज़ से कि मुझे नहीं बैठना है यहाँ पे। बहुत लंबे समय तक भागा हूँ मैं कि मुझे बिजनेस में नहीं जाना, और इसी वजह से मैं बाहर पढ़ने गया, जॉब में गया। और लेकिन जब हुआ वही जो होना था, मुझे बिजनेस में आना पड़ा। और अब बेसिकली अब तो मुझे लगता है कि अच्छा ही है, तो काफ़ी कुछ मिला है मतलब मुझे वहाँ से। अब देवघर के मंदिर के बारे में कुछ बताएं। वो बहुत ही फेमस है, बहुत 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और देवघर लोग बैद्यनाथ धाम के नाम से जानते हैं, बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं। द कल्चरल कैपिटल ऑफ झारखंड। काफ़ी भीड़ होती है। अभी अब सावन का गया है महीना, तो काफ़ी कावड़ लेके आते हैं वहाँ पे। और एक्चुअली वो हमारा पीक सीजन भी होता है। काफ़ी हम लोग साल भर का मतलब जो भी हमारा इनकम सोर्स है, वो वहीं से आता है घर का। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। छोटा शहर है और वेरी पीसफुल। बहुत सारे टेम्पल्स हैं, नामी देवघर है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं। और छोटे शहर में ऐसा ये होता है कि हर कोई एक दूसरे को जानता है, वो कनेक्टिविटी हो जाती है। बिल्कुल। तो वहाँ का माहौल ही अलग है मतलब। और मैं रिलेट ज़्यादा करता हूँ छोटे शहरों से। मारवाड़ी भोजनालय है, ये मंदिर से कितनी दूर है? बिल्कुल पास में, 1.5 या 2 किलोमीटर। ओके, राइट। तो उस टाइम पे जब सावन के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है वहाँ पे, उस टाइम पे आई गेस आपके पास तो शायद बैठने की भी जगह नहीं होती होगी। जगह नहीं होती, और मैं भी पापा को हेल्प करता हूँ बहुत बार। इस साल मैंने इतना नहीं किया है, नहीं तो मैं रोज़ सुबह 5-6 घंटे मैं भी बैठता था। और फिर पापा आते हैं, फिर वो रात तक बैठते हैं। मतलब अपना काम भी देखता था और वहाँ भी हेल्प करता था। थोड़ी आपकी एजुकेशन जर्नी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा वापस चलते हैं चाइल्डहुड पे। और मैं बचपन से एक बार आपकी स्टोरी सुनना चाहूँगा, किस तरीके से आपने कहाँ से पढ़ाई करी, और उसके बाद कॉलेज, देन कॉलेज के बाद फिर से कहीं पे जॉब करना, जॉब करने के बाद फिर से बिजनेस, फर्स्ट बिजनेस का फेल होना, फिर सेकंड बिजनेस। एक छोटी सी स्टोरी या कोई एक समरी अगर आप अपने एजुकेशन के बारे में बताएं। अच्छे से बता देता हूँ। 10th तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं था करना क्या है। ऐसा भी हुआ कि मैंने मैथ लिया हुआ था। वो चेंज करने का ऑप्शन आता है ना 10th के बाद, जब +2 में जाते हो, आपको PCM लेना है, PCB लेना है। तो मैंने पहले PCM लिया हुआ था। मेरा एक फ्रेंड जा रहा था एलन में कोचिंग करने, कोटा। उस चक्कर में मैंने PCM से PCB ले लिया कि मुझे घर से बाहर जाना है। सिर्फ इसलिए, कुछ भी पता नहीं था। PCB लिया, एलन गया, PMT तो हुआ नहीं था मेरा। उसके बाद आया कि करना क्या है। ये भी था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना नहीं है। आई थिंक वो 2 साल देने के बाद मुझे लगा कि और उस वक्त ऐसा था ना, मेरा जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान आ रहा था। काफ़ी नया फील्ड था इंडिया में। तो इस तरह मैंने बायोटेक्नोलॉजी
मैं एडमिशन लिया देहरादून में और वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ओके। फिर मैंने MBA किया। अब जब मैं बायोटेक में था तो वो ना कभी कभी वो आता था जब मैं कहीं भी जाता था कि मुझे अपना बिजनेस करना है। ओके। मैं कहीं भी कुछ देखता था कि ये यहाँ पे मेरा होना चाहिए, कोई पता नहीं था करना क्या है। तो आइडियली हम लोग ऐसे बात करते थे कि हम लोग को ना बियर का प्लांट खोलेंगे दोस्त लोग और अपना ब्रांडिंग करेंगे और कहीं पे भी जाएंगे होर्डिंग में नाम होगा। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस था। तो मुझे लगा ना कि MBA करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट कल्चर कैसे काम करता है और कैसे मार्केटिंग करना है। क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ जिस फैमिली से, तो हमारे में नॉर्मली बिजनेस का ज़्यादा था, वो स्ट्रक्चर्ड वे, मतलब मुझे समझना था एक्चुअली काम होता है कैसे है, पता कुछ भी नहीं था। तो इस तरह मैंने फिर MBA किया और कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता ही है। वहाँ से निकला तो फिर ये गोल्ड ओशन में जॉब लिया मैंने। उसके बाद वायरल वे, फिर फर्स्ट बर्ड, बीच में XLRA जमशेदपुर में कोर्स भी किया है PGP-CM। तो ये पूरा मेरा जर्नी रहा है, पूरी एजुकेशन की जर्नी रही। जब हम बात कर रहे हैं अभी या फिर इससे पहले जब हमने शार्क टैंक को भी सुना, 3 सिटीज़ और आई कुड से 3 स्टेट्स की बात सुनने को आती हैं, उत्तराखंड, राजस्थान और झारखंड। सिटीज़ की बात करूं तो देवघर, देहरादून और आपका राजस्थान। तो देहरादून से आपका क्या रिश्ता है? देहरादून एंड देन देवघर। देवघर जहाँ आप वहाँ पे पले बढ़े हैं। आइडियली देहरादून एंड देवघर बोथ द प्लेसेस वी आर वेरी वेल कनेक्टेड विथ। आप बोल सकते हो दोनों जगह ही घर भी है और दोनों जगह से ही हम लोगों ने बिजनेस काफ़ी लंबे समय तक किया है। पापा का देवघर में भी बिजनेस है और देहरादून में भी था। तो देहरादून से हमेशा कनेक्टेड रहा है मेरी पढ़ाई भी वहीं से हुई है। फिर मैंने शुरुआत भी फर्स्ट बर्ड की देहरादून से ही किया है। उसका एक रीज़न ये भी था, जब मैं दिल्ली में था तो मैं दिल्ली से इसलिए शुरू करना नहीं चाह रहा था रेंटल की वजह से, क्योंकि जब शुरू करा पैसे भी उस वक्त कम थे। तो आइडियली मैंने देहरादून चूज़ किया कि चलो ठीक है, वहाँ रेंट नहीं देना पड़ेगा। इस तरह वहाँ से शुरू किया मैंने, उसको स्केल किया और धीरे धीरे आगे लेके गया। और एक ये भी है कि आप अगर जिस कैटेगरी में मैं हूँ तो उत्तराखंड एक अच्छा स्टेट है प्रोक्योरमेंट के लिए। वहाँ पे बहुत सारे आपको रॉ मटेरियल ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मिल जाते हैं। तो मतलब मेरे लिए तो आइडियल लोकेशन है। दिल्ली पास में इतना बड़ा मार्केट है, तो आप वो भी देख सकते हो, ये भी आइडियल लोकेशन है। अब देवघर का ऐसा था कि देवघर में भी घर है तो वहाँ भी रेंटल नहीं है। जब बिजनेस बढ़ा तो मेरे काफ़ी सारे प्रोक्योरमेंट नॉर्थ ईस्ट भी होते हैं, आज भी होते हैं। तो वहाँ पे एक वेयर हाउसिंग जैसा स्टार्ट कर दिया, वेयर हाउस बना के कुछ वहाँ पे भी स्टॉक वगैरह रखना शुरू कर दिया। कुछ ऑर्डर्स जो आते थे हम लोग वहीं से डिस्पैच कर देते थे। तो आइडियली ऐसे शुरू हुआ ये। सो दैट्स हाउ देहरादून एंड देवघर कनेक्टेड। आपने इस कंपनी की शुरुआत कब करी थी? 2017। अभी 2024 है। राइट। आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है? शार्क टैंक में हम लोगों ने क्लोज किया था 5 करोड़ के वैल्यूएशन में, जो कि आई थिंक अभी 10 के ऊपर ही है आज के डेट में वैल्यूएशन क्लोज। राइट। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आई कुड से आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज द सेलिंग प्लेटफॉर्म। राइट। वहीं पे आपके प्रोडक्ट बिकते हैं। 2017 में आपने शुरुआत करी, 2019 में कोविड आ गया मार्केट के अंदर। राइट। कोविड आने से ऑनलाइन मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया था। प्रेफर नहीं कर रहे थे उस टाइम। आई थिंक फेज उस वक्त आई थिंक सबके बिजनेस बंद थे। राइट। मतलब हम लोग चाहते भी तो पैनिक होने का कोई सीन नहीं था, क्योंकि सबका ही काम बंद था। वो 2-3 महीने सबके लिए टफ थे। उसके बाद एक्चुअली में इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि कंज्यूमर्स में ना वो पैनिक परचेज था, आप देखोगे। और हमारे कैटेगरी में उस साल हम लोगों ने अच्छा किया था। प्रॉब्लम एक्चुअली आई थी बाद में। प्रॉब्लम ये आई कि मैं खुद इन्फेक्टेड हो गया था कोविड से, मेरे टीम मेंबर्स हो गए थे। एक्चुअली हमारा ऑपरेशन बंद हो गया था, उस वजह से प्रॉब्लम आई। कंज्यूमर तो खरीद रहे थे, डिमांड भी था। ऑनलाइन मार्केटिंग थी उस टाइम, ऑनलाइन सेलिंग थी। हाँ, वो 3 महीने अगर शुरू के छोड़ दो, 2-3 महीने जब सबके काम बंद थे, वो बात अलग है। लेकिन बाद में जब स्टार्ट हुआ ना, क्योंकि हम लोग तो ऐसे भी उसमें थे, एसेंशियल कैटेगरी था फूड। तो हमारा तो लीगली अलाउड भी था। तो सेल एक्चुअली अच्छी थी, लेकिन हमारे ऑपरेशंस में इम्पैक्ट हो गया था, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा इम्पैक्ट आया था। कोविड फेज़ 1 में भी, फेज़ 2 में भी सेम हुआ। फेज़ 2 में हमें ज़्यादा लॉस हुआ है। फेज़ 2 में ज़्यादा लॉस हुआ है। उस टाइम पे सस्टेन करने के लिए क्या आपने कुछ नया मॉडल प्लान किया? प्लान नहीं किया, मैंने अपने स्ट्रक्चर को लीन किया। जब पहला चीज़ ही मैंने ही किया, मैंने अपने जो कॉस्ट थी उसको कम किया इन टर्म्स ऑफ रेंटल्स। उनको स्ट्रक्चर को लीन किया। पहले ये देखा कि मुझे बाहर में एक्स्ट्रा किसी को पैसे नहीं देने, खुद के रिसोर्स मैनेज करता हूँ। जैसे देवघर में जो मेरा वेयर हाउस है वो मेरे घर के नीचे ही था, मैंने बनाया था। इस तरह मैंने कॉस्ट कटिंग की कुछ, और खुद पे भी थोड़ा हिट लिया उस वक्त। खुद का अपना जो मैं सैलरी लेता था मैंने उसको भी हिट किया। थोड़ी एड स्पेंड थोड़ा कम किया, मतलब जितना बचा सकता था। एड स्पेंड इसलिए कम किया कि ऐसा नहीं कि उसे रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़े, बस वो ओवर बर्न ना हो, उसको चेक करने के लिए। तो वहाँ पे वो हमारे लिए बहुत मुश्किल भी था, लेकिन हम लोगों ने उसको सर्वाइव किया है पूरा। ठीक है। लीन स्ट्रक्चर और बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको आगे जाने के लिए ना पीछे कुछ स्टेप्स लेने होते हैं।
तो मैं फिक्स कॉस्ट बढ़ा के वो मिस्टेक दोबारा नहीं करना चाहता था। तो जब भी टाइम आया मैंने उसको चेक किया है और अब करता हूँ कि मतलब वो मिस्टेक दोबारा ना हो। इतना इंश्योर करता हूँ कि 5-6 महीने स्मूथली चले ऑपरेशंस। शार्क टैंक सीजन 3 में हम सब ने आपको देखा है। शार्क टैंक सीजन 3 में अपीयर होने से पहले और अपीयर होने के बाद आपने अपने प्रोडक्ट के सेल्स में क्या ज़्यादा वेरिएशन? आई थिंक शार्क टैंक में मैं बोलूँ तो बहुत ही मैसिव प्लेटफॉर्म है। आपको फ्री मार्केटिंग, वो प्राइम स्लॉट मिल जाता है 15 मिनट का। आई थिंक जिसका वर्थ ही 4-5 करोड़ या उससे ज़्यादा ही हो। और विजिबिलिटी बहुत आती है मैसिवली। आप समझो कि एक ब्रांड है, इसको कोई नहीं जानता है, रातों रात पूरे देश ने देख लिया और वो ब्रांड बन जाता है एक्चुअली में। आपके ना मुंह पे वो ब्रांड आ जाता है, वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है। सेल्स की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आया था हमारे को। आई थिंक जब ये टीवी पे एपिसोड एयर हो रहा था उस 1 घंटे में 8-9 गुना सेल, 8-9 क्या 10-20 गुना भी ऊपर चली गई होगी। बहुत मैसिवली हिट हुआ। वेबसाइट पे हमारी शुरू से उतनी सेल्स नहीं थी, लेकिन शार्क टैंक के बाद में ऑर्गेनिक ट्रैफिक काफ़ी अच्छा हुआ वेबसाइट पे। वो इम्प्रूवमेंट हुआ। ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिला है, चाहे ब्रांड की बात करूँ या मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की बात करूँ। और आप देखो ब्रांड वहाँ से आगे ही बढ़ रहा है। मतलब हमें वो प्लेटफॉर्म चाहिए था। मतलब मैं तो ईगर था कि वहाँ पे जाना है सीज़न 2 से, और हमें वो मिला। और इन्वेस्टर इतने अच्छे आए हमारे, उनसे भी बहुत सपोर्ट है हमें। और आइडिया ये कि फर्स्ट बर्ड को, आज जहाँ पे फर्स्ट बर्ड है, हम ऐसा ब्रांड बनाना चाहते हैं वो हर घर में फर्स्ट बर्ड जाए भारत में, और लोग रिकॉल करें ब्रांड को लंबे समय तक। मैं 1-2 साल के लिए, 2-3 साल के लिए नहीं करना चाहता। 6-7 साल तो हुए हैं, लेकिन मेरा आइडिया ऐसा नहीं कि मुझे 3 साल 4 साल नहीं, मुझे इस ब्रांड को लंबे समय तक ब्रांड को लेके चलना है। मेरा प्लान ये है कि ये बड़ा ब्रांड बने, सस्टेनेबल बने, लंबे समय तक टिका रहे। वो 2-3 साल 4-5 साल वाला प्लान नहीं है मेरा। शार्क टैंक में आपने फंडिंग उठाई रितेश से। रितेश अग्रवाल ने आपको फंडिंग दी और 50 लाख के आसपास। राइट। 50 लाख की आपकी फंडिंग थी। आपने इक्विटी कितनी दी थी? 10% की इक्विटी। वो फंडिंग आपको मिल चुकी है? राइट, मिल चुकी है। यू गॉट द फंडिंग। राइट। ओके। ऑन स्क्रीन हम सब ने रितेश को देखा हुआ है, बहुत से शार्क्स आते हैं वहाँ पे, हमने उनको देखा हुआ है। पर्सनल आप उनसे उसके बाद भी मिल चुके हैं। राइट। मैं समझना चाहूँगा पर्सनली, अगर मैं अपार्ट फ्रॉम स्क्रीन की बात करूँ, पर्सनली रितेश कैसे हैं? आप देखो कि वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। आई थिंक जो आपने टीवी पे देखा है मुझसे भी ज़्यादा अच्छे आप इतना मान लो। मतलब बहुत ही ईजी टू अप्रोच, हेल्पफुल, बहुत ही डाउन टू अर्थ। और कोई ईगो वाला फैक्टर आता ही नहीं। आई थिंक जो भी बड़े लोग होते हैं वो शायद इसलिए बड़े बनते हैं क्योंकि उनके अंदर वो फैक्टर होता है, और तभी वो आज शायद वहाँ पे है। बिल्कुल। उन्होंने जिस तरह वो को स्केल किया है, राइट। और कहीं ना कहीं हमारे लिए तो बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर और मेंटर हैं। मतलब आइडिया है कि फर्स्ट बर्ड भी उस लेवल तक जाए, तो इज बिंग वेरी हेल्पफुल। मतलब बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही हम्बल है। अभी यहाँ आने से पहले आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, जब हमें वो डील भी मिली, उन्होंने आके मम्मी के पैर छुए थे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। आप देखो उनको जरूरत ही क्या है। मतलब उनका बिहेवियर ही ऐसा नहीं कि वो दिखाने के लिए, वो वैसे ही हैं। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत कमाल का। अभी शायद आप उनसे 2-3 दिन पहले भी मिल गए हैं। राइट। ऐसा कुछ हमने आपके पोस्ट में देखा था हमने। ठीक है, अभी आपका फर्स्ट बर्ड ऑर्गेनिक को लेके फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर हम लोग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। अभी शॉर्ट टर्म में तो ये प्लान है कि हमें पहले क्विक कॉमर्स पे जाना है, हमें एक्सपोर्ट हमने इनिशिएट किया है, हमें एक्सपोर्ट चैनल अच्छा करना है, हमें ऑफलाइन में अपने स्टोर्स लेके आने हैं। तो आइडियली आप 6-7 महीने में ये भी देख सकते हो कि फर्स्ट बर्ड के स्टोर्स मेट्रोज में आपको दिखेंगे। ये हम जिस पे काम कर रहे हैं। तो स्केल करना है ब्रांड को बेसिकली। जहाँ पे अभी ब्रांड 2-3 साल से अटका हुआ था, उसको अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। आइडिया है कि 2 साल में फर्स्ट बर्ड को एटलीस्ट 50-60 करोड़ तक लेके जाए। आप कंपनी के CEO हैं। राइट। आपकी कंपनी के ऑपरेशंस कौन देख रहा है? CEO यहाँ पे मेरी मम्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब से वो मेरे बिजनेस में आई है, सारे ऑपरेशंस के पार्ट मेजरली वो देखती हैं। ओके, ठीक है। आपकी मम्मी को हम सब ने शार्क टैंक सीजन 3 में देखा, तो आपके साथ थी, और बहुत ही कमाल का आई कुड से कि वो जो अपीयरेंस था वो बहुत यूनिक था, और हम सबको बहुत दिल छूने वाली काइंड ऑफ एपिसोड था वो। उसमें बहुत सी बातें उन्होंने बोली कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वो जनरली बाहर निकल रही हैं देखकर से। क्या ये सच था? देखिए, बाहर निकलना इन द सेंस कि मेडिकल पर्पस के लिए ऑब्वियसली सी हैव बीन, लेकिन वो ट्रैवल वाला बात बोलो ना, तो वो कभी नहीं हुआ लाइफ में। अच्छा। उसका रीज़न ये था कि जिस तरह से हम लोग भी बड़े हुए, 4 भाई बहन थे, और हमारे सबकी एजुकेशन ऐसे हुई है बाहर से ही। कभी वो टाइम, आई थिंक सिर्फ मम्मी नहीं, पापा ने भी कभी अपने आप को इतना टाइम दिया नहीं है। कभी नहीं देखा कि वो मूवी जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। बेसिकली वो लोग हमारे लिए ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हमेशा से। तो ये पार्ट था। जब
इवन मुंबई भी जब हम लोग गए ना, इवन मुंबई तो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था उस समय, ओके, क्योंकि मुंबई उसके पहले मैं कभी गया नहीं हूँ। ठीक है। तो जब ये शूट हुआ, शार्क टैंक का सिलेक्शन हुआ, तो मुंबई गए, तो वो एक खुशी अलग थी। क्योंकि आप ये देखो कि मेरे लिए चलो फिर भी ठीक था कि वहाँ सिलेक्शन हुआ है, जाना है, प्रिपेयर करना है। उस एज में, जिस एज में मम्मी है, आप 50-60 साल, मुझे लगता नहीं है कि मैं उस एज में जाके उस तरह कैमरा फेस कर पाऊँगा, टीवी फेस कर पाऊँगा और उस कॉन्फिडेंस से बोल पाऊँगा। मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनमें था। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। और जब मैं जा रहा था उन्होंने ये बोला कि लेके तो आना है, मैंने भी बोला था लेके तो आना है। उन्होंने ये स्क्रीन पे भी बोला है? हाँ, बोला है, और वो उनका सबसे अच्छा था। तो पॉइंट ये भी था कि आप देखो कि हम लोग जिस जनरेशन से और वो जिसमें वो रिलेट करते हैं, मतलब उनके लिए देखो कि उनको ये भी लगा कि मैं इतने दूर से आ रही हूँ, और एक होता है ना मूड ऑफ, नहीं मिले तो यार मूड तो ऑफ होता ही है। तो हम लोग चाहते थे कि डील तो लेना है, और सबसे अच्छी बात थी कि रितेश से ही आया, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। सीजन 2 में भी वो आपके साथ थे? सीजन 2 में मैं अकेला गया था ऑडिशन। आप अकेले गए? जी, राइट। तो ये चेंज किया मैंने, आई थिंक उस एक्सेप्ट करना शुरू किया कि नहीं, मम्मी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस और उनको साथ रखना है। और पहले बैक एंड में था ऑपरेशंस में, अभी वो फ्रंट एंड में भी है। अभी वो फ्रंट एंड पे भी आपने उनको इक्विटी भी दी हुई है? राइट, ओके। यू हैव एक्सपीरियंस बोथ फेलियर एंड सक्सेस एज योर एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ। तो इस पूरी जर्नी में आपने फेलियर भी देखा, आपने सक्सेस भी देखा। व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस जो अभी एक यंग एंटरप्रेन्योर है? अगर किसी को भी शुरू करना है ना, यंग एंटरप्रेन्योर्स हो या जो चाहते हो, जो जॉब में भी हो, वो पहला स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो लोग लेते नहीं है। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बहुत रिसर्च करते हैं और टाइम भी देते हैं, 5 महीने 6 महीने 1 साल दिया, लास्ट में उसका रिजल्ट कुछ आता नहीं है, वो शुरू नहीं करते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप पहला स्टेप लो, चाहे वो कुछ भी हो। ऐसा नहीं कि बिजनेस में जाना हो, आपको कुछ गिटार सीखना है, आप उसी को अपनी हॉबीज़ पूरी करनी है। आई थिंक पहला स्टेप लेना इंपॉर्टेंट है। आप घुस जाओगे तो आप कर लोगे, आप कभी वो शुरू ही नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो वो पहला स्टेप ले लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड ये कि फीडबैक बहुत आप अच्छे से लो कंज्यूमर्स के इनिशियल डेज में बिजनेस के, वहाँ से आप एक्चुअली आपका बिजनेस ग्रो करेगा, इंप्रूव होगा। क्योंकि आप नए होगे, आपको पता नहीं होगा करना क्या है। वहाँ पे आप बेसिकली पायलट टेस्ट करो, 5 महीने 6 महीने 1 साल, आप देखो, कस्टमर से बात करो, क्या चेंजेस चाहिए, वहाँ से तो इम्प्रूवमेंट आता ही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड वी हैड रियली अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू, एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर ब्रांड। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू।